नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टला, 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी के बाद हंगामा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया है। एमसीडी की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने सोमवार को कहा कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। 10 नॉमिनेट मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दोस्तों, इससे पहले 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए थे। भाजपा ने एलजी वीके सक्सेना से सत्र फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी को तारीख की सिफारिश की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3, 4 और 6 फरवरी का सुझाव दिया था। एलजी ने आम आदमी पार्टी का सुझाव मानते हुए सदन के सत्र के लिए 6 फरवरी तारीख तय की थी। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। असम बाल विवाह के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही पर बवाल, परिवार का दावा, गिरफ्तारी के डर से बेटी ने दे दी जान। जी हां दोस्तों, असम में बाल विवाह को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। राज्य सरकार चाइल्ड मैरिज कराने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। हालांकि कई इलाकों में पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई से अपने परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी से बचाने के लिए असम में एक 17 साल की लड़की ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की जल्द ही अपने उम्र से बड़े एक आदमी के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के डर से उसने खुदकुशी कर ली। घटना असम के कछार जिले की बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने परिवार के इस दावे को खारिज कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि लड़की की खुदकुशी के पीछे कई कारण और हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी के 3 नेताओं को मिली Y+ सुरक्षा, CISF कमांडो रहेंगे साथ। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बीजेपी के 3 और नेताओं को VIP सुरक्षा देने का फैसला किया है। इन 3 नेताओं को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जिसके बाद अब इनके साथ CISF के कमांडो रहेंगे। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने नलिन कोहली, ऋतुराज सिन्हा और अभय गिरी को सुरक्षा प्रदान की है। ये तीनों नेता अब भारी सुरक्षा बलों के बीच में रहेंगे। बताया जा रहा है कि नागालैंड चुनाव के चलते ये सुरक्षा प्रदान की गई है। नलिन कोहली बीजेपी नागालैंड के स्टेट इंचार्ज हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, खुफिया ब्यूरो की ओर से सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए देश के VVIP और अन्य क्षेत्रों के लोगों को 5 कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। भारत में 4 तरह की सुरक्षा कैटेगरी है, जिनमें X, Y, Y+, Z और Z+ श्रेणी शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तुर्की में भूकंप से 12 घंटों में 46 बार डोली धरती, अब तक 1800 की मौत की पुष्टि। जी हां दोस्तों, तुर्की सीरिया में आए भयंकर भूकंप के बाद अब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भूकंप की वजह से अब तक 1797 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार शाम तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.0 बताई जा रही है। दोस्तों, तुर्की में पिछले 12 घंटों में अलग अलग तीव्रता के 46 भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। सीरिया में भी लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां अब मरने वालों की संख्या 783 हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से हुई जन हानि पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपनी टीम को सभी जरूरी सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोस्तों, भूकंप की भारी तबाही झेल रहे तुर्की सीरिया की मदद के लिए भारत भी आगे आया है। राहत बचाओ मिशन में मदद के लिए भारत से टीमें जाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, NDRF की 2 टीमें रेस्क्यू मिशन में शामिल होंगी। टीम में 100 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की अगुवाई में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में तुर्की को मदद पहुंचाने का फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का किया उद्घाटन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक संतों, ऋषियों, मनीषियों की भूमि है। संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटक के युवाओं को रोजगार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं की सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। नेशन फर्स्ट भावना से जब काम होता है तो सफलता मिलती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
बाबा रामदेव विवादित बयान केस के मामले में आया नया मोड़, परिवादी मुकरा, कहा जबरन कराए थे साइन। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव की ओर से बाड़मेर में एक धर्म सभा में दिए गए विवादित बयान के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस विवादित बयान के बाद बाड़मेर के चौहटन थाने में मामला दर्ज कराने वाले परिवादी ने उसे झांसे में लेकर दर्ज कराया गया मामला बताया। परिवादी ने बाड़मेर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उसने कोई मामला दर्ज नहीं कराया, उसे झांसे में लेकर फर्जी साइन कराए गए थे, वह कोई केस नहीं चाहता। दरअसल दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ बाड़मेर जिले के चौहटन थाने में धारा 153A, 295A और 298 भारतीय दंड संहिता के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। इसको लेकर परिवादी पठाई खान पुत्र माठीना खान ने सोमवार को बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उसके नाम से दर्ज मामले में अनभिज्ञता जताई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे को लेकर अलर्ट, ड्रोन पर बैन, वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मरोल, अंधेरी, कुलाबा CST में पीएम मोदी के जगह पर ड्रोन और अन्य चीजों पर मुंबई पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई जाने वाले हैं। दोस्तों, पीएम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। मुंबई पुलिस ने धारा 144 के तहत अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसे लेकर मुंबई पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एर्दोगान की मनमानी से डूबती तुर्की की इकोनॉमी, गिरती करेंसी से बड़ी महंगाई, घर का किराया 4,500 से 30,000 लीरा पहुंचा। जी हां दोस्तों, तुर्की इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की करेंसी लीरा लगातार कमजोर हो रही है और महंगाई दर 57% के करीब है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने से जनता परेशान है। वहीं तुर्की और सीरिया में सोमवार सुबह आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। इस भूकंप से अब तक 1600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक रिपोर्ट का कहना है कि 1900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में तुर्की की एक महिला के हवाले से लिखा कि पिछले साल में 4,500 लीरा रेंट दे रही थी, लेकिन मेरे मकान मालिक ने कहा कि उसे कीमत बढ़ानी होगी। हमने पेमेंट को दुगना कर दिया, लेकिन फिर भी हमें फ्लैट छोड़ना पड़ा। तुर्की में अब रेंट पर मकान 30,000 लीरा के करीब में मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कश्मीर में ट्वीट के बाद पाक क्रिकेटर रिजवान हुए ट्रोल, लिखा दुआएं कश्मीरियों के साथ, यूजर्स बोले इतनी फिक्र है तो आतंकी भेजना बंद करो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को नेटिजन्स ने जमकर ट्रोल किया। दरअसल रिजवान ने पाकिस्तान में कश्मीर एकता दिवस के दिन कश्मीरियों को लेकर ट्वीट किया था, जिस पर रिजवान ट्रोल हो गए। रिजवान ने लिखा, मेरा दिल, दुआएं और दर्द कश्मीर और कश्मीरियों के साथ है। अल्लाह पाक आप सबके लिए बेइंतहा आसान करे, आमीन। इस पर भारतीयों ने लिखा, इतनी फिक्र है तो आतंकी भेजना बंद कर दो। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान हर साल 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है। इस दिन नेशनल हॉलिडे होता है। इसका मकसद खुद को कश्मीरियों के समर्थन में खड़े दिखाना है। पहली बार 1990 में पाकिस्तान में जमात-ए-इस्लामी पार्टी के काजी हुसैन अहमद ने कश्मीर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे स्ट्राइक के लिए अपील की। शरीफ तब जमात की मदद से ही सत्ता में आए थे। कश्मीर एकता दिवस मनाने की शुरुआत 2004 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में व्हाट्सएप से भी मंगा सकेंगे मनपसंद खाना, रेलवे ने जारी किया नंबर। जी हां दोस्तों, ट्रेन में सफर के दौरान मिलने वाला खाना अगर आपको पसंद नहीं है और आप यह खाना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। दरअसल दोस्तों, रेलवे ने आपके लिए एक और विकल्प दे दिया है। आप व्हाट्सएप के जरिए भी अब खाना ऑर्डर कर सकते हैं। रेलवे की PSU IRCTC ने यह सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर 8750001323 भी जारी कर दिया है। इसको आप डायल कर व्हाट्सएप की मदद से आप अपने मनपसंद खाने को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अडानी पोर्ट्स में 8.63% की तेजी, NDTV अबूजा और SSC भी थोड़े थोड़े चढ़े। अडानी एंटरप्राइजेस 2% टूटा। सेंसेक्स 334 अंक गिरकर 60,506 पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 334 अंकों की गिरावट के साथ 60,506 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 79 अंक गिरकर 17,764 पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयरों में गिरावट रही। वहीं 9 शेयरों में तेजी देखने को मिली। दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट जारी है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 13 दिन में करीब 55% टूट चुका है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन में 10% और
अडानी एंटरप्राइजेज में 2% की गिरावट आई। इसके अलावा अडानी ग्रीन, टोटल गैस, विल्मर और पावर में 5% की गिरावट रही, यानी कि ये सारे शेयर लोअर सर्किट में ही बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। 4 फरवरी को केंद्र ने अपॉइंटमेंट की दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हो गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार सुबह 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ लेने वाले 3 चीफ जस्टिस, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीवी संजय कुमार हैं। इसके अलावा 2 जस्टिस हसानुद्दीन अमानुद्दुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम भी शामिल है। 5 जजों की शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 32 हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद 4 फरवरी को केंद्र ने शीर्ष कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। खुद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति ने हाईकोर्ट के 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 5 जज 6 फरवरी को शपथ लेंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा एक लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, संसद में अडानी पर चर्चा से सरकार डरी, लोकसभा राज्यसभा कल तक स्थगित। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 13 दिन में करीब 55% गिरे। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ विपक्ष इस पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में एलआईसी और एसबीआई के ऑफिस के बाहर अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सोमवार को हंगामे के बीच दोनों सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अडानी पर संसद में बहस नहीं चाहती, सरकार डरी हुई है। मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि अडानी पर संसद में बहस नहीं हो। मैं 2-3 साल से यह मुद्दा उठा रहा हूं, अडानी के पीछे कौन सी शक्ति है यह सामने आना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका दाखिल कर रिटायर्ड जज की अगुवाई में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच कराने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के भाव में गिरावट। जान लीजिए क्या है गोल्ड सिल्वर के दाम। जी हां दोस्तों, अगर आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको हर रोज के सोने चांदी के भाव की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हर रोज सोने चांदी ऊपर नीचे होते रहते हैं। दरअसल दोस्तों वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच भारतीय शराफा बाजार में आज सोने के रेट्स में गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 57,155 रुपए का हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के रेट भी कम हो गए हैं और अब यह 68,133 रुपए में बिक रही है। दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। दिल्ली सराफा बाजार में आज की बात करें तो सोना 574 रुपए के नुकसान के साथ 57,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 57,729 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की बात करें तो चांदी 2,113 रुपए की गिरावट के साथ 68,133 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जनवरी में 14% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.50 कारें बेची। 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प नंबर 1 पर। जी हां दोस्तों, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने जनवरी 2023 में बिकने वाली गाड़ियों की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारतीय ऑटो मार्केट में पिछले महीने 14% की ग्रोथ के साथ 18,26,669 व्हीकल्स बेचे गए, जबकि पिछले साल जनवरी में 16,08,505 व्हीकल्स बिके थे। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.5 लाख कारें बेची, यानी कि 1.5 लाख कारें बेची। वहीं 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प ने 3,70,000 गाड़ियों की बिक्री के साथ टॉप नंबर 1 पोजीशन हासिल की। 3 व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो ने सबसे ज्यादा 24,564 गाड़ियां बेची और कमर्शियल सेगमेंट में 31,847 गाड़ियों की बिक्री के साथ टाटा मोटर्स नंबर 1 पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्रैमी अवार्ड्स में भारतीय फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता की बनाई पोशाक में नजर आई कार्डी बी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी रैपर कार्डी बी ने 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के रेड कारपेट पर भारतीय फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता का दौरा तैयार किया गया गाउन पहना। बेल्कनिस बारकेलिस अल्माइंजार उर्फ कार्डी बी ने रविवार रात आयोजित पुरस्कार समारोह में गुप्ता के डिजाइन किए गए नीले रंग के गाउन में रेड कारपेट पर सभी का दिल जीत लिया। इसी 3D पोशाक में कार्डी बी का सिर और एक आंख ढकी थी। अलग एवं नायाब
पोशाक बनाने के लिए पहचाने जाने वाले गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम पर कार्डी बी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि ग्रैमी 2023 में गौरव गुप्ता की पोशाक में कार्डी बी। इस रोमांचक क्षण के लिए कॉलिन कार्टर और हेमा बोस का शुक्रिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व कोच रवि शास्त्री ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर भविष्यवाणी कर बढ़ाई टेंशन। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुचर्चित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत बस होने ही वाली है। 9 फरवरी यानी कि इसी हफ्ते के गुरुवार को नागपुर में दोनों टीमें पहले टेस्ट मैच में 2-2 हाथ करने उतरेगी। 4 मैचों की सीरीज के नतीजे पर आईसीआईसीआई टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम के फाइनल की आस टिकी है। इस धमाकेदार सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने इसके नतीजे को लेकर भविष्यवाणी की। दरअसल दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए रवि शास्त्री ने कहा कि जहां तक इस सीरीज के नतीजे की बात है तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम यहां पर जीत हासिल करने का पूरा भरोसा रखते हुए ही उतरेगी। टीम इंडिया को सीरीज में कम से कम 2 मैच के अंतर से जीतना चाहिए। आप घर पर खेल रहे हैं, आपके पास इसके लिए गेंदबाज मौजूद हैं, आपकी टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भी मौजूद है। मेरा तो मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको पहले ही मुकाबले से दबाव बनाकर रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हज 2023 हज पर जाने वालों के लिए बड़ी खबर। इस बार फ्री होगा आवेदन, मिलेगी बड़ी छूट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हज पॉलिसी 2023 के मुताबिक इस बार हज के लिए आवेदन फ्री होगा, यानी कि सभी हज यात्री मुफ्त में आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले आवेदन के लिए 400 रुपए प्रति हाजी लिए जाते थे। इतना ही नहीं, इस बार करीब 50,000 प्रति हाजी छूट भी दी जाएगी। हाजियों को बैग, सूटकेस, छाता, चादर जैसे सामानों के लिए अब पैसा नहीं देना होगा। वे अपने स्तर पर सामान खरीद कर ले जा सकेंगे। नई हज पॉलिसी के मुताबिक बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को इस बार प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, 45 साल से ज्यादा की कोई भी महिला अब अकेले हज के लिए आवेदन कर सकेगी। सरकार ने बगैर महरम वाली 4 औरतों के साथ जाने का नियम खत्म कर दिया है। इस बार 1,75,000 में से 80% हाजी हज कमेटी की ओर से जाएंगे, जबकि 20% हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज के लिए रवाना होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उमरान मलिक ने शोएब अख्तर को किया टारगेट तो पाकिस्तान से आया चैलेंज, युवा पेसर ने दे दी खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने 2023 में शानदार शुरुआत की। हालांकि पिछले कुछ महीने टीम इंडिया के लिए इंजरी से भरे रहे। भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया ने कई मुश्किल मैच खेले। इस बीच कुछ युवा पेसर्स को मौका भी दिया गया, जिनमें एक नाम काफी चर्चा का विषय रहा, जो है रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक का। जी हां दोस्तों, हालांकि मोहम्मद सिराज ने भी मिले मौकों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों उमरान ने हाल ही में अपनी तेज और आग उगलती गेंदों से बड़े बड़े बल्लेबाजों को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। मौजूदा समय में वह सबसे तेज डिलीवरी करने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। उस दौरान उन्होंने भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा था। बुमराह ने 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। उमरान ने अपने बयान में साफ किया था कि वह पाकिस्तान के पूर्व पेसर शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। शोएब अख्तर के नाम 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन अब उमरान मलिक को पाकिस्तान के युवा गेंदबाज जमान खान ने चैलेंज दे दिया है। जमान खान ने एक पाकिस्तानी टीवी पर कहा कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग के इस सीजन में उमरान की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन नेवी की बड़ी उपलब्धि, INS विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान की सफल लैंडिंग। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया गया। नौसेना के पायलटों ने INS विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान LCA नौसेना की सफल लैंडिंग की है। स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ स्वदेशी विमान वाहक को डिजाइन, विकसित, निर्माण और संचालित करने की कला भारत की क्षमता को प्रदर्शित करती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत को 2 सितंबर को नौसेना में शामिल कर चुके हैं। समुद्री परीक्षण के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना ने 28 जुलाई को CSL से इस विमान वाहक पोत को हासिल किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीवी देखना होगा महंगा, जल्द बढ़ सकते हैं DTH रिचार्ज के दाम, रिपोर्ट में दावा। जी हां दोस्तों, टीवी देखना जल्द ही महंगा होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट टू होम या DTH सर्विस जल्द महंगी होने वाली है, यानी कि महंगाई की मार DTH कस्टमर्स पर जमकर पड़ने वाली है। नए टैरिफ ऑर्डर 3.0 का असर कस्टमर्स पर पड़ेगा, हालांकि एक बार में कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। ET की रिपोर्ट के अनुसार ब्रॉडकास्टर्स द्वारा बढ़ाई गई कीमत को DTH ऑपरेटर्स कंज्यूमर्स पर डाल सकते हैं। रिपोर्ट में
दावा किया गया है कि डीटीएच सर्विस की कीमत एक बार में नहीं बढ़ाई जाएगी, इसको फेज्ड मैनर में जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि एक बार में कीमत में बढ़ोतरी से कस्टमर्स परेशान हो सकते हैं, इस वजह से इसको फेज्ड मैनर में जारी किया जाएगा। कस्टमर्स के बिल में 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से देश में होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से देश में होता है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।